हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हैं कि आप सभी लोग अब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आप सभी का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका एग्जाम 20 और से लेकर के 30 जून के बीच में होगा। तो उनके लिए दोस्तों हम आप सभी के लिए आज से हम वन शॉट वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको देखेंगे। यानी आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपका एक भी सवाल यहाँ से नहीं छूटेगा, इतना हम आपको दावा के साथ कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास को। दोस्तों, हमने आप सभी के लिए वन लाइनर फॉर्मेट में ये सीरीज लाया है। यदि आप इसे देख लेते हैं ना, यकीन मानिए आपका सवाल नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, आपको पता है कि सबसे पहले भारत में जो ना पुर्तगाली कंपनी आया था, वास्को डी गामा। ये कब आए थे? 1498 में आए थे व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पे 1498 इसका आंसर होगा। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने अपनी यात्रा में भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की? दोस्तों, वो कौन थे? वास्को डी गामा थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको हम करवा रहे हैं। आपको जरूर इसको पढ़ के ही एग्जाम हॉल में जाना है। यहाँ आप देखेंगे तो वास्को डी गामा सर्वप्रथम कब तथा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा था? दोस्तों, वास्को डी गामा जो है सर्वप्रथम 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वास्को डी गामा जिस मार्ग से भारत आया था वह क्या कहलाता है दोस्तों? उसे हम लोग कहते हैं केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, जो वास्को डी गामा जिस मार्ग से आया था। वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब और कहाँ स्थापित की थी? तो वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी 1503 ईस्वी में। कहाँ पे दोस्तों? कोचीन में स्थापित की थी। कहाँ पे? कोचीन में एस्टैब्लिशमेंट की थी इन्होंने। अगला प्रश्न है कि 1505 में पुर्तगाली सरकार ने किसे भारत में अपना पहला गवर्नर यानी कि वायसराय बनाकर भेजा था? वो दोस्तों कौन थे? फ्रांसिस्को डी। इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 1509 में अल्मेड़ा के स्थान पर भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय कौन बना था? दोस्तों, दूसरा की हम बात करेंगे यहाँ पे तो वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे और पहले कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीदा थे। अगला प्रश्न है कि डच कहाँ के मूल निवासी थे? दोस्तों, डच जो हमारे पास है यह हॉलैंड या नीदरलैंड के यहाँ पे मूल निवासी हो जाएंगे। भारत आने वाले प्रथम डच यात्री कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। जो भारत आने वाला प्रथम डच यात्री था उसका नाम था कार्लेनियस डी हर्समान जो थे भारत आने वाले प्रथम जो डच यात्री थे। और ये कब आए थे? 1596 में आए थे। आशा का अंतरिक्ष यानी कि केप ऑफ गुड होप के मार्ग से जो है यहाँ पे भारत आए थे डच यात्री कार्नेलियस डी हर्समान आए थे। अगला सवाल है कि भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1602 ईस्वी में। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। और पुर्तगाली 1498 ईस्वी में हुई थी। डचों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी कब और कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों, डचों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी जो है 1605 ईस्वी में कहाँ पे? मछलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में खोली थी। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। और पुर्तगाली ने कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन कब, किनके साथ तथा किस युद्ध में पराजित होने से हुआ था? तो भारत में जो डचों का अंतिम रूप से जो पतन हुआ था दोस्तों 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ हुआ था और ये बेदरा का युद्ध हुआ था। तो ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना की गई थी 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडियन कंपनी को कब तथा इंग्लैंड की किस महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है भारत में व्यापार करने का इसे अधिकार पत्र दे दिया गया था। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके पहले गवर्नर की दोस्तों हम बात करें तो वो कौन थे? टॉमस स्मिथ जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर यहाँ पे हो जाएंगे। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वह कब तथा किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज दोस्तों कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। ये 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कैप्टन हॉकिंस था मुगल दरबार में आने
पहला कब आया था? 1609 ईस्वी में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आया था। अगला प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के किस तत्कालिक राजा के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था? तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में प्रथम बार जो है वो मुगल दरबार में आया था। अगला है कि कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कहाँ एक व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की थी? यह अनुमति किसके दबाव में रद्द कर दी गई? तो दोस्तों कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने दिया था सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन यह जो है पुर्तगालियों के दबाव के कारण से यह रद्द हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों को एक युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों ने अपना पहली व्यापारिक कोठी कब और कहां स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों को एक युद्ध में पराजित कर अंग्रेज ने सबसे पहले कहां पे? 1613 ईस्वी में सूरत में खोली थी। कहां पे? सूरत में 1613 में। क्वेश्चन से पूछेगा कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कहाँ पे? सूरत में खोली थी 1613 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? दोस्तों इस बार कौन थे? सर टॉमस रॉ थे। किसके दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आया था, टॉमस रॉ। इससे पहले दोस्तों कौन आया था? तो दोस्तों इससे पहले आया था कौन सा? हमारे पास देखेंगे कैप्टन हॉकिंस आया था, वो भी जहांगीर के दरबार में। अब कौन आए हैं? तो सर टॉमस रॉ, ये भी किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब तथा किसके बीच में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था दोस्तों, ये अगर हम बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ना, ये हुआ था 1746 से 48 के बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की हम बात करें अगर, तो ये कब हुआ था? 1749 लेकर के 1754 के बीच में, अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में भी द्वितीय कर्नाटक युद्ध यहाँ पे हुआ है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय में भारतीय क्षेत्रों का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था जिसकी हार हुई थी दोस्तों? तो फ्रांसीसी दोस्तों कौन था? डुप्ले था। और अंग्रेज कौन था? लाली था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये 1758 से लेकर के 1763 के बीच में हुआ था। ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। यानी तीनों युद्ध हुआ था ना, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में ही हुआ था कर्नाटक का। अगला प्रश्न है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई थी दोस्तों? तो ये फ्रांसीसियों की हार हुई थी। जो डुप्ले थे फ्रांसीसी, इसकी हार हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि कब तथा किस संधि द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था? दोस्तों 1763 ईस्वी के में जो है इस पेरिस की संधि के द्वारा जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था यह समाप्त हुआ था 1763 में, पेरिस की संधि के द्वारा। प्लासी का युद्ध कब तथा किसके बीच में हुआ था? दोस्तों प्लासी युद्ध की हम बात करेंगे तो 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है कौन सा? प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था दोस्तों? वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेज सेनापति। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब दोस्तों कौन था? उसे अपने किस सेनापति को धोखाधड़ी के कारण से पराजित होना पड़ा था? दोस्तों प्लासी के समय जो युद्ध हो रहा था उसमें जो बंगाल का नवाब था वो था कौन सा? सिराजुद्दौला। और उसका जो सेनापति था मीर जाफर, जिसके धोखाधड़ी के चलते प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला हार गए थे। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बना दिया था? दोस्तों अंग्रेज जो थे इन्होंने मीर जाफर को लोभ दिया था, यदि अगर तुम हमको युद्ध में जितवा दोगे तो तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। तो उसी वादा को पूरा करने के लिए प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजों को विजय दिलाने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? दोस्तों बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, और अंग्रेजों को विजय दिलाने वाला जो अंग्रेज सेनापति था वो कौन था? हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे पुनः बंगाल का नवाब बना दिया था? तो दोस्तों मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया था बक्सर के युद्ध के बाद। इलाहाबाद की प्रथम संधि और दूसरी किनके बीच में हुई थी? दोस्तों इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी और दूसरी संधि जो हुई थी ये लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था 1765 ईस्वी में। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1767 से लेकर के 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की इच्छा का परिणाम था दोस्तों? ये हैदर अली जो है ना की इच्छा का परिणाम था कौन सा? प्रथम मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कौन था? तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था उस वक्त अंग्रेजी क्षेत्रों का जो गवर्नर था उसका नाम था बेरलेस्ट।
कौन था? बेरेलिस्ट था, ध्यान रखिएगा। प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो जो प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध है, इसकी समाप्ति होती है आपके मद्रास की संधि के तहत 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि के तहत जो है प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अगला है कि द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये 1780 से 84 के बीच में द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध किसके द्वारा तथा किस संधि के उल्लंघन का परिणाम था? दोस्तों ये हुआ था अंग्रेजों और मद्रास की संधि का उल्लंघन था। यानी कि द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध है, ये किसके द्वारा हुआ था? अंग्रेजों द्वारा हुआ था और ये मद्रास की संधि जो हुई थी पहली आंग्ल-मैसूर युद्ध में, उसी का क्या था? उल्लंघन किया था। किसमें? द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो दोस्तों वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स जो थे, वो द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध के समय में क्या थे? अंग्रेजी गवर्नर थे। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना था, उसका नाम क्या था? टीपू सुल्तान था। तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध की हम बात करें अगर, ये 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था तृतीय समय में, और दूसरे समय कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स दूसरे के समय थे। तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो तृतीय जो आंग्ल-मैसूर युद्ध है दोस्तों, इसकी समाप्ति हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत 1792 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम के तहत जो है इसकी समाप्ति होती है। चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध की हम बात करें अगर, जो 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल-मैसूर यहाँ पे युद्ध होता है। चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। यानी कि आप देखेंगे दूसरे में कौन था? वारेन हेस्टिंग्स थे, और तीसरे में कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, और चौथे में कौन थे दोस्तों यहाँ पे? लॉर्ड वेलेस्ली थे यहाँ पे चौथे में। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों की किस संधि को अस्वीकार करना ही चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध का वास्तविक कारण था दोस्तों? ये था सहायक संधि को अस्वीकार करना ही जो है चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध का वास्तविक कारण था। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला है कि चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध में टीपू के वीरगति को प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने किसे मैसूर का राजा बनाकर उस पर सहायक संधि थोप दी थी? वो कौन थे? नरेश कृष्ण बर, जो किस वंश के थे? वाडिया वंश से संबंधित थे। मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखने में दिक्कत होगी, बट कोई नहीं, हम आपको बता रहे हैं, आप लोग सुनिए ध्यान से। मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? वो हैदर अली था, मैसूर राज्य का संस्थापक। हैदर अली की मृत्यु कब तथा किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? दोस्तों हैदर अली जी हैं, इसकी मृत्यु हुई थी 1782 ईस्वी में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में के समय में इसकी मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी दोस्तों? तो टीपू सुल्तान जो है ना, इसकी मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 4 मई 1799 ईस्वी को हुई थी। टीपू ने कब तथा कहाँ पादशाह की उपाधि प्रदान की थी? तो टीपू ने 1787 ईस्वी में जो है श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि हैदर अली तथा टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों कहाँ थी? ये श्रीरंगपट्टनम में हैदर अली और टीपू सुल्तान की यहाँ पे कैपिटल यानी कि राजधानी हो जाएगी। अगला सवाल है कि हैदर अली का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों हैदर अली जो है ना, इसका जन्म हुआ था 1721 में बूदी कोट में इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिख राज्य स्थापित करने का सपना रखने वाला बंदा बहादुर का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? दोस्तों बंदा बहादुर की अगर हम बात करें, ये सिख राज्य का स्थापित करने का सपना रखता था, कौन सा? बंदा बहादुर, और इसका जो जन्म हुआ था वो 1670 ईस्वी में रजौली, पूंछ, जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजपूत जाति के बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो जो बंदा बहादुर था दोस्तों, इसके जो बचपन का नाम क्या था? वो था लक्ष्मण दास। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों ये इन्होंने बनाया था लोहगढ़ में, बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी को बनाया था। बंदा बहादुर ने किस सिख गुरुओं के नाम के सिक्के चलवाए थे? तो दोस्तों बंदा बहादुर ने जो है, यहाँ आप देखेंगे, नानक व गुरु गोविंद सिंह के जो गुरु थे, इनके सिक्के चलवाए थे बंदा बहादुर ने। प्रसिद्ध सिख नेता रणजीत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों रणजीत सिंह की जन्म जो है बात करें हम लोग, तो 2 नवंबर 1780 ईस्वी को गुजरांवाला पंजाब में रणजीत सिंह का जन्म हुआ था।
रंजीत सिंह के पिता कौन थे तथा वह किस मिसल के प्रमुख थे? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, रंजीत सिंह के पिता का नाम कौन था? महासिंह थे। और ये कौन सा मिसल थे? तो सिकुड़ चिकिया मिसल के ये संबंधित है। रंजीत सिंह ने राजनीति एवं कूटनीति की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? तो दोस्तों इसके माँ सदा कौर से रंजीत सिंह ने अपनी राजनीति और कूटनीति की शिक्षा ग्रहण की थी। अगला सवाल है कि रंजीत सिंह ने अपने राज्य को कितने सूबों में बांटा था और कौन कौन? तो दोस्तों रंजीत सिंह ने अपने राज्य को 4 सूबों में बांट दिया था। वो था पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। ठीक है, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, जिसमें दोस्तों तीनों के तीनों यहाँ पे पाकिस्तान में है, जबकि कश्मीर भारत में है। महाराणा रंजीत सिंह ने अमृतसर की संधि कब तथा किसके साथ की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अमृतसर की संधि हुई थी दोस्तों, ये 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ के साथ हुई थी। अमृतसर की संधि, ठीक है, किसने की थी? राजा रणजीत सिंह ने की थी। रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 7 जून 1839 ईस्वी को रणजीत सिंह की मृत्यु यहाँ पे हो जाती है। और रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना जो अयोग्य साबित हुआ? दोस्तों कौन थे? खड़ग सिंह उसके पुत्र थे, जो कि अयोग्य साबित हो गए थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो दोस्तों कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग जो थे यहाँ पे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय में अंग्रेजी गवर्नर यहाँ पे हो जाएंगे कौन सा? लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिखों तथा अंग्रेजों के बीच पहली संधि कब तथा कहाँ हुई थी? 9 मार्च 1846 को कहाँ पर हुई थी? लाहौर में हुई थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से 49 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध यहाँ पे हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था दोस्तों? वो थे लॉर्ड डलहौजी। पहले समय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय में अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का महाराजा कौन थे दोस्तों? वो थे दलीप सिंह। कौन थे? दिलीप सिंह थे पंजाब के महाराजा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई तथा किन के बीच में हुई थी? ये 13 जनवरी 1849 को शेर सिंह व कमांडर गफ के बीच में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर कौन था दोस्तों? कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर था कौन सा? रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था दोस्तों? वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? वो था वारेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे हो जाएंगे। सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? दोस्तों सती प्रथा अधिनियम जो है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से ये समाप्त हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने तथा कहाँ नागरिक सेवा में भर्ती कराए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम नामक कॉलेज की स्थापना की थी दोस्तों? कहाँ हुई थी? फोर्ट विलियम कहाँ पे? कोलकाता में। किसके द्वारा हुई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम नामक कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला है कि किस गवर्नर जनरल को नागरिक सेवा का जनक कहते हैं दोस्तों? तो नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिए गए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो समस्त अधिकार थे वो जिला कलेक्टर को दे दिए गए थे। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी? दोस्तों सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की पद्धति को शुरुआत की गई थी। भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस गवर्नर ने किया था? दोस्तों डुप्ले ने, जो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, उन्होंने भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किस गवर्नर जनरल ने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी? वो थे वारेन हेस्टिंग्स ने, जो थे वो मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन को बंद करवा दिया था। किस गवर्नर जनरल ने अपने कार्यकाल में हस्तक्षेप नीति अपनाई थी? दोस्तों हस्तक्षेप नीति अपनाई थी सर जॉन सॉर ने अपने कार्यकाल में हस्तक्षेप नीति को अपनाई थी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में टेनेंसी एक्ट यानी कि काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था? दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो टेनेंसी एक्ट है यानी कि काश्तकारी अधिनियम है लागू हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में टेनेंसी एक्ट यानी कि काश्तकारी अधिनियम जो यहाँ पे लागू हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। किस गवर्नर जनरल ने ग्रामीण जमींदारों के पुलिस अधिकारों को छीन लिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे छीन लिया था। किस गवर्नर जनरल ने गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को राजकीय
संरक्षण प्रदान किया था वो दोस्तों कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। आपसे एग्जाम में एक सवाल यहाँ से और पूछा जा सकता है कि जो गीता है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो वो कौन थे? विलियम विल्किंसन जो है वो गीता के अंग्रेजी के अनुवादक यहाँ पे हो जाएंगे। अगला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो अंतिम गवर्नर जनरल हुआ। किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए तो प्रथम मदरसा की स्थापना की थी? तो दोस्तों प्रथम मदरसा की स्थापना की थी किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। कहाँ पे? कोलकाता में। कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? दोस्तों बंगाल का शेर जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो बंगाल का शेर अपने आप को कहता था, लॉर्ड वेलेस्ली। किस गवर्नर जनरल ने के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था दोस्तों? तो 1824 से 26 में बीच में कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट थे। इसी के बीच में क्या हुआ था? आंग्ल बर्मा युद्ध यहाँ पे हुआ था। कार्यकाल में जोनाथन डंकन ने बनारस की स्थापना की थी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो संस्कृत विद्यालय है कहाँ पे? बनारस में। इसकी स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन के द्वारा हुई थी। और किसके समय हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में जोनाथन डंकन ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पे? बनारस में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई थी। कौन सी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में दोस्तों हुआ था? इसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिख राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? कि लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में अंग्रेजों के और रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स के समय में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति को लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति को अपनाया था, यानी कि लागू किया था। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? चार्टर एक्ट 1833 के तहत जब मतलब कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कोलकाता तथा आगरा के बीच में भारत में पहली बार विद्युत संचालित तार सेवा प्रारंभ की गई थी? वो थे लॉर्ड डलहौजी के बीच में समय में हुआ था। कोलकाता और आगरा के बीच में पहली बार तार की सेवाएं यहाँ पे शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित कर पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन यहाँ पे हुआ था। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना दोस्तों हुई थी? तो वो हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष तक किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है दोस्तों 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल को उसकी हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत को अधिक याद करते हैं? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का जो है हड़प नीति या व्यक्तिगत का सिद्धांत बहुत ही चर्चे में रहती है। अगला सवाल है कि किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता से दिल्ली तक एक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या कहती है यहाँ पे इसकी मरम्मत करवाई थी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारतीय नागरिक सेवा के लिए पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो यहाँ पे शुरू हुई थी? वो थी लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसके कार्यकाल में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी 1853 में। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो नरबली प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे जो नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। किस गवर्नर जनरल ने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? वो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा शिशु बालिका की हत्या पर जो है यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाकर उसे जब्त करने के लिए कब तथा किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन का गठन किया था? तो इनाम कमीशन गठन किया था 1852 ईस्वी में। कौन किए थे? लॉर्ड डलहौजी ने किया था।
किस गवर्नर जनरल ने शिक्षा सुधार से संबंधित वुड डिस्पैच, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि जो वुड डिस्पैच है ये किससे संबंधित है, तो आपको बताना होगा ये शिक्षा सुधार से संबंधित है। ठीक है, वुड घोषणा पत्र लागू किया जिसके तहत जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर अंग्रेजी सह क्षेत्रीय भाषा स्कूल प्रमुख की शहरों में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। कहा है कि एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया था, यानी कि वो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने, वुड डिस्पैच। अगला प्रश्न है कि वुड डिस्पैच के तहत कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों 1857 में की गई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे अंतिम गवर्नर जनरल। ब्रिटिश भारत के अधीन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी पारित कर बम्बई, कोलकाता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, वो थे लॉर्ड कैनिंग के समय में। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, दोस्तों विलियम हंटर आयोग जो है ये हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में, विलियम हंटर आयोग के गठन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के बम्बई आगमन, दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये आया था 3 फरवरी 1928 को। किस में, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, 1928 में कौन थे, लॉर्ड इरविन थे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में विधि विद्वान लॉर्ड मेकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कानून बना दिया गया था, 1858 में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। तृतीय अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में तृतीय जो है अफगान युद्ध यहाँ पे हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान स्वेज नहर खुल जाने से भारत तथा इंग्लैंड के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी, वो था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, दोस्तों वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब तथा किस गवर्नर के कार्यकाल में भारतीय नेताओं के समक्ष रखा गया था, तो अगस्त प्रस्ताव दोस्तों हम बात करें हम लोग तो 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथगो के समय हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सवाल कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। शिमला सम्मेलन कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो शिमला सम्मेलन दोस्तों हुआ था 1945 में, लॉर्ड बेबल के समय हुआ था शिमला सम्मेलन 1945 में। लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत अर्थात हड़प नीति को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त कर दिया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने इसे समाप्त कर दिया था। किसे, लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि हड़प की नीति को किसने समाप्त किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। किस गवर्नर जनरल की हत्या एक अफगानी द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, वो कौन थे, लॉर्ड मेयो की हत्या चाकू मार करके की गई थी, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला दोस्तों सवाल है कि यहाँ पे पंजाब का कूका आंदोलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। यानी कि जो कूका आंदोलन हुआ कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। और पंजाब का जो कूका आंदोलन है इसे किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। बहावी आंदोलन के समय मतलब कि बहावी आंदोलन के दमन का श्रेय किस गवर्नर को है, तो लॉर्ड इल्गिन प्रथम को है। बहावी आंदोलन के दमन करने का श्रेय किसे है, लॉर्ड इल्गिन प्रथम को। गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी, तो दोस्तों कहाँ की थी, अजमेर में। गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी, कहाँ पे, अजमेर में। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किस गवर्नर जनरल का है, दोस्तों तो यह लॉर्ड इल्गिन द्वितीय का है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड इल्गिन द्वितीय का है। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में जो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना कहाँ हुई थी, कर्जन मतलब कोलकाता में हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी, दोस्तों ये हुई थी लॉर्ड लिथगो के समय में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्रिप्स मिशन आगमन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, दोस्तों कौन थे, लॉर्ड लिथगो थे क्रिप्स मिशन के भारत आगमन के समय में। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो लागू की गई थी, वो था लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में दोस्तों पोर्टफोलियो को यहाँ पे
लागू किया गया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि 1872 में कृषि विभाग का स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो कृषि विभाग हुआ था दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय हुआ था, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला सवाल है आपके पास कि भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1881 यानी कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। 1881 लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था प्रथम कारखाना अधिनियम, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जानते हैं? तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने भारत में स्थानीय स्वशासन का शुरुआत की थी। वो कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अपराध विधान संहिता क्रिमिनल कोड लागू किया गया था? दोस्तों वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है ना अपराध विधान संहिता यानी कि क्रिमिनल कोड को लागू किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो स्वराज पार्टी 1923 में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के समय में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का स्थापना हुई? दोस्तों ये था लॉर्ड कर्जन के समय में एक अकाल आयोग का स्थापना यहाँ पे हुआ था। अविभाजित भारत तथा अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा ड्यूरंड रेखा का निर्धारण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड लैंसडाउन के अध्यक्षता मतलब कार्यकाल में हुआ था कौन सा? ड्यूरंड रेखा का निर्धारण। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना यहाँ पे होती है। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 ईस्वी के तहत भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। खिलाफत आंदोलन तथा गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी वाला। भारत में पहली बार प्रायोगिक तौर पर जनगणना कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? दोस्तों 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी पहली बार जनगणना। शिक्षा पर सेटलर आयोग का गठन कब तथा किस गवर्नर के समय में हुआ था? तो शिक्षा पर जो सेटलर आयोग है दोस्तों यह आपको 1917 में हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो सेटलर आयोग है इसका संबंध किससे है? तो ये शिक्षा से हो जाएगा। और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चौरी चौरा कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश कब हुआ था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? दोस्तों ये हुआ था 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। ध्यान रखेंगे ये हुआ था चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? दोस्तों 1914 से प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जो है ना प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। मोपला विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? दोस्तों मोपला विद्रोह केरल में हुआ था और ये हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में मोपला विद्रोह का हुआ था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी घोषणा हुई थी 1911 में, लेकिन फाइनली बनी थी 1912 ईस्वी में। दिल्ली जो है भारत की राजधानी यहाँ पे बन चुकी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस गवर्नर जनरल को भारत के उद्धारक के रूप की संज्ञा दी है? दोस्तों लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक कहते थे। रिपन जो थे ना बहुत अच्छे थे। ठीक है, लिटन जितने भी थे काम किए थे ना लगभग रिपन ने उसको खत्म कर दिया था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है जिन्होंने भारत के किस गवर्नर को कहा था? लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष घटा करके 19 वर्ष कर दी थी? दोस्तों ये लॉर्ड लिटन ने किया था। किसने? लॉर्ड लिटन ने 21 वर्ष घटा करके 19 वर्ष कर दिया था। अब फिर से देखिए दोस्तों जो काम लिटन ने किया था ना उसको हटा करके अच्छा काम कौन किया था? रिपन ने किया था। और फिर वही क्या किया था जो 19 वर्ष बढ़ा करके उसको क्या किया था? 21 वर्ष कर दिया था, जो अभी भी लागू है। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। इसलिए जो है नाइटिंगेल ने कहा था इसे भारत का उद्धारक। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। गांधी जी तथा अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था दोस्तों ये हुआ था पुणे की येरवड़ा जेल में हुआ था। ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया था? लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में जो है ना वर्नाकुलर एक्ट यहाँ पर पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। वर्नाकुलर
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन करने वाला एकमात्र समाचार पत्र कौन था? पायनियर जो था दोस्तों उस वक्त वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन करने वाला एकमात्र यहाँ पे क्या होगा तो समाचार पत्र हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर समाचार पत्रों का की स्वतंत्रता पुनः बहाल कर दी थी? लॉर्ड रिपन। आपको हम क्या बताएं, जो भी काम खराब करेगा ना लिटन, उसको सुधार करके रिपन जो है ना अच्छा काम कर देगा। यहाँ पे मुस्लिमों के लिए अलग निवासन व्यवस्था करने वाला लॉर्ड मिंटो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था दोस्तों। ये हुआ था लॉर्ड मिंटो द्वितीय अगस्त में आया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इल्बर्ट विधेयक के विरोध में अंग्रेजों द्वारा किए गए विद्रोह को किस नाम से जानते हैं? तो इल्बर्ट विधेयक जो दोस्तों से बोलते हैं श्वेत विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन नवंबर 1921 में के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। 1921 में जो थे ना लॉर्ड रीडिंग थे, और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन जो है लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब तक किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 में लॉर्ड लिथो के समय हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। कब तथा किस गवर्नर जनरल ने किस शासनकाल में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था दोस्तों? तो 1919 में जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। प्रथम गोजमेज सम्मेलन का आयोजन भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों 1930 में हुआ था। कहाँ पे? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड लिथो के समय में हुआ था। लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम किस वर्ष फेंका गया था? 1929 में फेंका गया था दोस्तों। उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो उसे बोलते हैं लॉर्ड इरविन थे। कब फेंका गया था? 1929 में फेंका गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि गांधी एवं समझौता किस तिथि को हुआ था जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? दोस्तों गांधी एवं समझौता हुआ था ना, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड इरविन के समय प्रारंभ किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं? तो वर्ना 78 में हुआ था। इसे हम लोग बोलते हैं लॉर्ड लिटन द्वारा लगाया गया था, और लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया था। उसे बोलते हैं मुंह बंद करने वाला अधिनियम। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 16 अगस्त 1932 को ये मतलब कि सांप्रदायिक पंचायत को घोषणा की गई थी। उस वक्त लॉर्ड वेलिंगटन। मुस्लिम लीग द्वारा पहली बार पाकिस्तान की मांग कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी? तो मुस्लिम लीग का जो दोस्तों पहली बार जो मांग की गई थी पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी लॉर्ड लिथगो के समय में। किस तिथि को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था? वो था 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। और उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस वक्त दोस्तों? वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ध्यान रखिएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पहली बार आम चुनाव हुए थे दोस्तों? वो था लॉर्ड लिथगो के समय में पहली बार आम चुनाव हुआ था। कैबिनेट मिशन कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासन में भारत आया था? 1946 में लॉर्ड बेवल के समय में जो है कैबिनेट मिशन भारत में आया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यहाँ पे भारतीय गवर्नर जनरल हुए थे। लॉर्ड माउंटबेटन कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे? तो मार्च 1947 से लेकर के जून 1948 तक जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। 1857 के विद्रोह को किन राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो विनायक सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा 1857 क्रांति को दिया है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजी प्रशासन ने कहाँ क्या कहना स्वीकार किया था? इसे सिपाही विद्रोह कहा था। ठीक है। 1857 के विद्रोह कब तथा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? मेरठ से, यूपी। 1857 ईस्वी के विरोध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व तत्कालिक कारण तो क्या था? सैनिक असंतोष था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था उस वक्त। कानपुर में 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब का सहयोगी तत्या टोपे का वास्तविक नाम दोस्तों क्या था? उसका नाम था धोंधुपंथ। क्या था? धोंधुपंथ
जो था वो तथ्य टोपे का वास्तविक नाम यहाँ पे हो जाएगा। 1857 के का विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता किसे हस्तांतरित हो गई थी? ब्रिटिश सम्राट को हस्तांतरित हो गई थी। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने कहा था। जो धर्म सुधारक थे, इन्होंने सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया था। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों ये भी कहाँ की थी? कलकत्ता में। आत्मीय सभा किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जो शुद्धि आंदोलन है दोस्तों, इसके प्रवर्तक हो जाएंगे दयानंद सरस्वती जो है शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक यहाँ पे हो जाएंगे। 1857 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? देखिए, एक है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था बिहार SI का, वहाँ पूछा गया था। और ध्यान रखेंगे आप लोग, आर्य समाज, इसकी स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में। ठीक है, कहाँ पे? बम्बई में किया था। ये तीनों सवाल पूछे गए हैं। जो आर्य समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। कब? 1875 में। और स्थापना कहाँ की गई थी? तो बम्बई में की गई थी। किन्हें भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लौटों का नारा दिया था। विलियम जोन्स ने 1784 में SCIT सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा, SCIT सोसाइटी ऑफ बंगाल। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब तथा किस समाज सेवी ने की थी? तो 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों निरंकारी जो आंदोलन हमारे पास है इसकी शुरुआत किसने की थी? दयाल दास द्वारा निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने जो है ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र यहाँ तैयार किया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्यत मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहते हैं दोस्तों? राजकुमार कहते हैं क्रिस्टो दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहते हैं। जबकि अग्रदूत किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। स्वतंत्रता पूर्व मद्रास स्टैंडर्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था? तो ये मद्रास जो स्टैंडर्ड है इसका प्रकाशन हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब तथा कहाँ की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? व्योमेश बनर्जी थे, WC बनर्जी। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव या महामंत्री कौन थे दोस्तों? एलन एक्टवेन ह्यूम यानी कि AO ह्यूम है, जिसे शिमला के संत की, हर्मिट ऑफ शिमला यानी कि शिमला के संत के नाम से भी जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे तथा पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वो कौन थे? ये पारसी थे, दादा भाई नौरोजी। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ और किसके सभापतित्व में हुआ था? तो 1947 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था दोस्तों, स्पेशल सेशन, ये दिल्ली में हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में, यानी इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए गुट की स्थापना कब तथा किसने की थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पे हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी या अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? वो थे जॉर्ज यूले थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। और दोस्तों महिला भारतीय महिला कौन थी? तो वो सरोजनी नायडू है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी सिर्फ महिला कहेगा तो एनी बेसेंट हो जाएंगे, और यदि कहेगा कि भारतीय महिला तो आपको सरोजनी नायडू बताना होगा। किसी कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग तथा स्वराज की मांग प्रथम बार किस अधिवेशन में की गई थी? वह कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग जो है कोलकाता में 1906 ईस्वी में हुआ था जो अधिवेशन, उसमें की गई थी। और उसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था? तो मद्रास 1894 में हुआ था, और उसमें अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड बेब थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके संविधान का निर्माण हुआ था 1894 में मद्रास में अल्फ्रेड बेब की अध्यक्षता में की गई थी यह अधिवेशन।
पहली बार वंदे मातरम किस कांग्रेस अधिवेशन में तथा किसके द्वारा गाया गया था? तो पहली बार जो वंदे मातरम है दोस्तों, ये कोलकाता के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसे गाया गया था। पहली बार जन गण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? दोस्तों, ये कोलकाता के 1911 में जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, यहाँ पे जन गण मन गाया गया था और पंडित विशन नारायण के द्वारा इसे गाया गया। सॉरी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मिशन नारायण ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और जन गण मन को किसने बनाया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसे लिखा गया है। देखिए, जो हमारे पास वंदे मातरम है ना, इसका ये भी गाया गया था कहाँ पे? कोलकाता में। और जो यहाँ पे जो कोलकाता में गाया गया था और जो जन गण मन है, ये भी कोलकाता में ही गाया गया था। फर्क बस इतना है कि 1896 में ये गाया गया था वंदे मातरम, और जो जन गण मन है 1911 में गाया गया था पंडित विशन नारायण के अध्यक्षता में कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल व गरम दल में हुआ था और उसी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस आंदोलन को चलाने के तरीके के लेकर हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर हुआ था। किसमें? कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में। किस कांग्रेस अधिवेशन में के दौरान कांग्रेस के नरम दल व गरम दल के बीच में साथ ही कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? दोस्तों, ये था लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे? दोस्तों, वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद जो थे, वो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वह पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? ये पहली बार दिल्ली के विशेष अधिवेशन 1923 में पहली बार जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और सबसे कम उम्र के कौन थे? अबुल कलाम आजाद। किस ईस्वी से ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? 1887 ईस्वी से। कांग्रेस का पहला अधिवेशन गांव में हुआ था दोस्तों, ये फैजपुर हुआ था, पूना में जो पड़ता है फैजपुर, यहाँ पर पहली बार गांव में हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। 1891 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का एक अन्य नाम था राष्ट्रीयता, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। किस कांग्रेस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया? यह समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? दोस्तों, हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था 1938 में, इसमें जो है एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, 1942 के समय कौन होंगे? वे होंगे अबुल कलाम आजाद जी। भारत की स्वतंत्रता के समय अर्थात 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जे.बी. कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। महात्मा गांधी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दोस्तों, एक बार की थी महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वह अधिवेशन कब कहाँ हुआ था? दोस्तों, एक मात्र बार किए थे। कहाँ थे? बेलगांव, कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव। 1924 में किए थे महात्मा गांधी के द्वारा। और गांव में दोस्तों कौन हुआ था? गांव में हुआ था फैजपुर, हुआ था पूना में, हुआ था गांव में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो है हिंदी को पहली बार राष्ट्रभाषा के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष तथा प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे? दोस्तों, स्वराज दल जो है 1923 में स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू इसके सचिव हो जाएंगे। स्वराज दल ने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही स्वीकार किया सिवाय एक बात को छोड़कर, और वह क्या था? परिषद चुनाव में भाग लेना। ठीक है, किसने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है? भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये किसने कहा था? ये था करजन। मैं देश की बातों से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है महात्मा गांधी जी का है। उन्होंने कहा था कि मैं देश की बातों से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था अबुल कलाम आजाद के समय में जो अध्यक्षता हुई थी कांग्रेस की, इसी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसके सुझाव पर दिया गया था? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो यह नाम है कांग्रेस, इसका सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत की सरकार ने बंगाल विभाजन को कब लागू किया था? दोस्तों, जो बंगाल विभाजन है 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख प्रेरणा कौन थे? तो स्वदेशी जो आंदोलन है इसके प्रमुख प्रेरणा कौन थे? अरविंद घोष यहाँ पे हो जाएंगे। किस तिथि को
बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ था और इस दिन को आंदोलनकारियों ने रवींद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर किस रूप में मनाया था? ये दोस्तों बंगाल विभाजन जो है विधिवत रूप से लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को और उस वक्त रवींद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर शोक दिवस व रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। व्यापक जन दबाव में किस ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था? दोस्तों 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस वक्त जो है भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पे हो जाएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ तक किस संस्था का अधिवेशन में की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में की गई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मतलब कि किस संस्था अधिवेशन में? तो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता में की गई थी ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी? तो अमृतसर अधिवेशन 1908 में मुस्लिम लीग ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में दिया था? तो कराची दिया था, कराची अधिवेशन में 1943 में दिया था मुस्लिम लीग ने। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने किस में दिया था? 1943 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस शासन से मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया था? तो दोस्तों जो मुक्ति दिवस की हम बात करें मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था ये 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया है? दोस्तों 27 मार्च 1947 को जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। होम रूल लीग प्रथम की स्थापना कब और कहाँ और किसने की थी? तो होम रूल लीग जो है दोस्तों प्रथम की स्थापना हुई थी 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगांव कर्नाटक में बाल गंगाधर तिलक के ने किया था होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग द्वितीय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? दोस्तों होम रूल लीग जो द्वितीय हमारे पास है इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी सितंबर 1916 में। कहाँ पे? अड्यार में की गई थी। श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल लीग में शामिल होने वाला प्रमुख कांग्रेसी नेता कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। वो एनी बेसेंट के होम रूल लीग में शामिल हुए थे। कब तथा किस सरकारी घोषणा से प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त कर दिया था? तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी को मंटे की घोषणा से मतलब कि प्रभावित होकर के जो है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को यहाँ पे समाप्त करने की घोषणा की थी। चंपारण के किसान किन प्रथाओं को लंबे समय तक विरोध कर रहे थे? तो तिनकठिया पद्धति का यहाँ पे विरोध कर रहे थे चंपारण के किसान। गांधी जी द्वारा तिनकठिया प्रथा तथा सर्ववेशी के विरुद्ध शुरू किए गए सत्याग्रह अहिंसात्मक प्रतिरोध में प्रमुख सहयोगी नेता कौन कौन से थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद व जेबी कृपलानी। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का पहला प्रमुख परिणाम क्या हुआ? दोस्तों तिनकठिया पद्धति की यहाँ पे समाप्ति कर दी गई थी। रॉलेट एक्ट किसके अनुसार किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सकता था? कब लागू हुआ था? ये 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को यहाँ पे लागू कर दिया गया था। अगला है कि रॉलेट एक्ट के पारित होने पर किन नेताओं ने वायसराय की कानून बनाने वाली संस्था धारा सभा की सदस्यता को इस्तीफा दे दिया था? वो था मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहुल हक। रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे पंजाब के नेताओं को 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया था। वो कौन थे? सत्यपाल किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में कब और कहाँ आम सभा बुलाई गई थी? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में बुलाई गई थी। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला अमृतसर में सेना का कमांडर कौन था? दोस्तों सेना का कमांडर कौन थे यहाँ पे? जनरल REH डायर यहाँ पे सेना के कमांडर यहाँ पे हो जाएंगे। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कब तथा किसके नेतृत्व में एक 8 सदस्यों वाली समिति गठित की गई थी? ये 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर के मतलब की अध्यक्षता में 8 सदस्यों वाली समिति की गठन की गई थी। अगला सवाल आपके पास है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर कमेटी में 3 भारतीय सदस्य कौन कौन थे? वो थे चिमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तथा सबसे पहले खिलाफत कमेटी का गठन कब और कहाँ किनके द्वारा की गई थी? दोस्तों खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है वो 19 मार्च 1919 ईस्वी को मुंबई में हुई थी और अली बंधु के द्वारा की गई थी। किस तिथि को पूरे देश में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था पूरे देश में। गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी का असहयोग आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन में गांधी जी को में कौन सा नारा दिया था? एक वर्ष में स्वराज जो है
गांधी जी ने इसमें नारा दिया था। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद कब तथा कहाँ हुई आपातकालीन बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था? तो दोस्तों 12 फरवरी 1922 को हुआ था बारदोली सूरत में। इसी मतलब कि जो मतलब बैठक हुई थी, इसी में जो है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और चौरी चौरा का हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे तो गोरखपुर यूपी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद कब तथा किस कारण गांधी जी को रिहा कर दिया गया था? दोस्तों ये 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से गांधी जी को रिहा कर दिया गया था। साइमन कमीशन भारत मुंबई में कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है भारत में मुंबई में पहुंचा था। साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा लगाया गया था? तो साइमन कमीशन के विरोध में लगाया गया था साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट का प्रकाशित की गई थी 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी, ध्यान रखेंगे। नेहरू समिति द्वारा संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए अगस्त 1928 में कहाँ सभी दलों का एक सम्मेलन बुलाया गया था? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों लखनऊ में बुलाया गया था, मोतीलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेहरू समिति की रिपोर्ट का प्रस्ताव प्रकाशित हुई थी तथा इतिहास में किस नाम से जानते हैं? जुलाई 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं इतिहास में। किस तिथि को तथा अपने कितने चुने हुए अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की शुरुआत की थी? दोस्तों तो 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ में गांधी जी ने साबरमती से अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, नमक कानून को तोड़ने के लिए। 24 दिनों की यात्रा के बाद गांधी जी किस तिथि को दांडी पहुंचे थे? तो ये 5 अप्रैल 1930 को गांधी पहुंचे थे, इसे भी आप लोग यहाँ पे दांडी पहुंचे थे। गांधी जी ने किस तिथि को नमक कानून तोड़ करके औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? देखिए 6 अप्रैल पहुंचे थे 5 तारीख को, लेकिन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने ऑफिशियली यानी औपचारिक रूप से संवैधानिक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी 6 अप्रैल 1930 को नमक वो बना करके। अगला प्रश्न है कि संविधान अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस तिथि को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो 5 मई 1930 को गांधी जी को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। किस तिथि को गांधी जी तथा इरविन के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ जिसके बाद संविधान अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया? ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता यहाँ पे हुआ था। संविधान अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब तथा कहाँ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुआ था। कहाँ पे? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में पहली गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया गया था जॉर्ज पंचम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन की यहाँ पे अध्यक्षता की गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस कमीशन द्वारा किए गए सिफारिशों पर विचार करने के लिए बुलाया गया था? ये साइमन कमीशन की सिफारिशों पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? ये 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 के बीच में लंदन में ही हुआ था। इन तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था तीनों कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र अधिकृत प्रतिनिधि कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे, कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो विंसेंट और सरोजिनी नायडू ने किया था। एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने किया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब कहाँ हुआ था दोस्तों? 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक में तृतीय गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही दोस्तों कौन थे? वो थे विनोबा भावे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदेव थे। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किस तिथि को क्रिप्स मिशन भारत आया था? 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन यहाँ पे भारत आ गया था। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने आगे की तारीख का चेक कहा था तथा किसने इस कथन में जिसका बैंक नष्ट होने वाला है कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अंग्रेजों के समक्ष भारत छोड़ने संबंधी विचार सबसे पहले किनके द्वारा रखा गया था? यह विचार किस पत्रिका तथा उसके किस तिथि को प्रकाशित अंक में रखा गया था? तो महात्मा गांधी तो रखा गया था हरिजन में। कब? 26 अप्रैल 1942 में। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुई थी, किसने करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस पूना में गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया था। बेबल योजना के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लॉर्ड बेबल ने शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन कब बुलाया था? ये 25 जून से लेकर के
14 जुलाई 1945 के बीच में यह शिमला में उन्होंने सम्मेलन बुलाया था। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा शिमला सम्मेलन में इसका नेतृत्व किया गया था, यानी कि अध्यक्षता किया गया था। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का यहाँ पर अध्यक्ष किया था, किसमें? शिमला सम्मेलन में। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन की हम बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो पैट्रिक लॉरेंस जो यहाँ पे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हो जाएंगे। और किस तिथि को वायसराय लॉर्ड बेवल तथा कैबिनेट मिशन ने संयुक्त रूप से कैबिनेट मिशन की योजना को प्रकाशित किया था? 16 मई 1946 को प्रकाशित किया था। किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर दिया था? 25 जून 1946 में स्वीकार कर लिया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अंतरिम सरकार का गठन कब तथा किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अंतिम सरकार जो है ना, इसका गठन जो हुआ था वो 2 सितंबर 1946 के रूप में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। अगला प्रश्न है कि भारत आकर के सभी दलों में व्यापक विचार विमर्श करने के बाद किस तिथि को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी? दोस्तों वो कौन सा डेट था? 3 जून 1947 को रखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत विभाजन योजना का किसने सर्वाधिक विरोध किया था? तो महात्मा गांधी जी ने इसका सर्वाधिक विरोध किया था। माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस तिथि को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुआ था? और इस अधिनियम को कब किस तिथि को स्वीकृति मिली थी? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ना, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को जो है यहाँ पे मतलब कि पेश हुई थी। और जबकि 18 जुलाई 1947 को इसमें क्या हुई थी? तो इसे स्वीकृति मिल गई थी। चलिए, अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है, यहाँ आप देखेंगे 1947 है, ठीक है, पारित होने के बाद किस तिथि को भारत को स्वतंत्रता मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा पहली बार पाकिस्तान की मांग कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में लॉर्ड लिनथ्रोक्स में की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध गीत के बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना था, वो था ओमार सुनार बांग्ला। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर माइकल फ्रांसिस ओडायर दोस्तों, बंगाल के, तो ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी तथा यह कब प्रकाशित हुआ था? तो हंटर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो मार्च 1920 में दी थी और प्रकाशित हुआ था 1920 में मई में जाकर के। किस कानून को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का वाला कानून कहते हैं? तो रॉलेट एक्ट को कहते हैं, ठीक है। किसने महात्मा गांधी जी के दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है? दोस्तों, ये सुभाष चंद्र बोस ने जरा महात्मा गांधी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है। असहयोग आंदोलन से असहमत किन कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल ने इससे क्या कहा था? तो मतलब कि असहयोग आंदोलन जो बंद हो गया था ना, इसके विरोध में उन्होंने अपना पार्टी को छोड़ दिया था। किस कानून को काला कानून कहते हैं? तो रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून के नाम से जानते हैं। किस अधिनियम के दौरान बच्चों ने वानर सेना का गठन किया था? सबीना अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बच्चों ने वानर सेना का जो यहाँ पे गठन किया था, ध्यान रखेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा सबीना अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू किया गया आंदोलन किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है? दोस्तों, ये हुआ लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड का दिन किस रूप में याद करते हैं हम लोग? काला दिवस के रूप में नाम से जानते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा में उनके प्रमुख सहयोगी कौन कौन से थे? सरोजिनी नायडू, नेल्ली सेन व सरदार पटेल थे यहाँ पे। गांधी इरविन समझौता को इतिहास में किस नाम से जानते हैं? जैसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी द्वारा किस तिथि को दोबारा सबीना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी? दोस्तों, ये 3 जनवरी 1932 को दोबारा जो है सबीना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में किस तिथि को गणतंत्र दिवस की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मतलब गणतंत्र की स्थापना हुई थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, वो कौन थे? क्लेमेंट एटली जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो जाएंगे जब भारत को स्वतंत्रता मिल रही थी। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन जयप्रकाश लाला लाजपत राय का है। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, यह कथन किसका? दोस्तों, महात्मा गांधी जी का है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान का पहला ऐसा आंदोलन जो नेतृत्व विहीनता के कारण
भी उत्कर्ष पे पहुँचा, वो था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। दोस्तों इसका नेतृत्व जो है कोई नहीं कर रहा था, सभी अपने-अपने नेता थे अपने क्षेत्र में, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं नेतृत्व विहीन कहते हैं, फिर भी ये टॉप पे पहुँचा, भारत को आज़ादी इससे मिल गई। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा था कि विदेशी शासन ने अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है। दोस्तों किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। खुदीराम बोस को किस तिथि को फांसी दी गई थी और फांसी पर चढ़ते समय उसकी उम्र मात्र कितने वर्ष थी? तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, और जब फांसी पर चल रहे थे उसकी उम्र कितनी थी? 18 वर्ष की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किस क्रांतिकारी के मन में आया था? दोस्तों आज़ाद हिंद जो फौज है हमारे पास, स्थापना कैप्टन मोहन सिंह की जो है दिमाग की उपज थी। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब और कहाँ दिया था? तो 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति कब बनाए गए थे? अक्टूबर 1943 में बनाए गए थे। किस तिथि को, जिसे अभी तक प्रामाणिक नहीं माना गया है, सुभाष चंद्र बोस को की टोक्यो में फार्मोसा द्वीप जाते हुए हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वो थे 18 अगस्त 1945 ईस्वी को। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला भारतीय क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस था 18 वर्ष की उम्र में। भारत के किस क्रांतिकारी संगठन ने अपनी स्थापना के समय क्रांति अमर रहे का नारा दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ने दिया था। काकोरी लूटकांड में सरकारी खजाना लूटने का विचार किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल का था। देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटकाने वाले संभवतः पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे? अशफाक उल्ला खां थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह उद्घोष किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह उद्घोष सुभाष चंद्र बोस ने किस अवसर पर कहा था? आज़ाद हिंद फौज के गठन के अवसर पर कहा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। शहीद आजम के नाम से जानते हैं, तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से हम लोग जानते हैं। भगत सिंह को फांसी देने वाला मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? दोस्तों जेसी हिल्टन के द्वारा जो है भगत सिंह को फांसी दिया गया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। जय हिंद का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। साम्राज्यवाद का नाश हो किस क्रांतिकारी का कथन है? तो भगत सिंह का कथन है साम्राज्यवाद का नाश हो। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कितना कातिल में है, यह कथन किसका दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल का है। मदन लाल ढींगरा को गिरफ्तार कर किस तिथि को फांसी दी गई थी? 16 अगस्त 1909 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन था? सोहन सिंह भाखना जो था गदर पार्टी का अध्यक्ष यहाँ पे हो जाएगा। गदर पार्टी के प्रथम मंत्री कौन थे दोस्तों? लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के प्रथम यहाँ पे मंत्री हो जाएंगे। गदर पार्टी का प्रथम कोषाध्यक्ष किसे बनाया गया था? काशीराम को गदर पार्टी का पहला कोषाध्यक्ष बनाया गया था। किस भारतीय क्रांतिकारी ने 1941 में बर्लिन में इंडियन लीग की शुरुआत की थी? सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन में, ठीक है, जर्मनी के बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की थी 1941 में। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ जो है ना, इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला जी थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की गई थी शाहजानंद सरस्वती द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? शाहजानंद सरस्वती थे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू का है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानडे थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास जो थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास, CR दास। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क के नाम से जानते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। भारत विभाजन के समय में विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। भारत का पिता में यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। बिना ताज का बादशाह दोस्तों किसे कहते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहते हैं। हरमिट साधु ऑफ शिमला किसे कहते हैं दोस्तों? आपको हम बताए थे, एओ ह्यूम को हरमिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना राष्ट्रवादी नेताओं की किस जोड़ी ने की थी? जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1926
1926 में राष्ट्रवादी दल सोशलिस्ट यानी कि नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने और किस अवसर पर दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत पाक युद्ध 1965 में के अवसर पर दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किसने की थी? 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था पूर्ण स्वराज का मांग। आराम हराम है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हे राम महात्मा गांधी। मारो फिरंगी को किसने कहा था? मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगी को। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था। कर मत दो सरदार पटेल ने कहा था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? श्यामा प्रसाद गुप्ता पार्षद ने दिया था। वाई सोशलिज्म के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। उसके बाद है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी अधिक मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। यह कथन किसका है? अबुल कलाम आजाद जी का है। वह सोशलिज्म के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया है और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री से अगर आपके सवाल पूछे जाएंगे तो इस वीडियो से आपके बाहर नहीं होगा। आपको क्या करना है कि एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना है, थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ा लेंगे 1.25 या 1.5 या 1.75 जो एक्स होता है यानी कि स्पीड होता है, इस पर आप देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में, इतना से ही आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, उससे ही आपका बन जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर लाएंगे आप सभी लोग हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।